गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेंडरवाल फोर्सेस तक डिस्कस कर लिया था। अब हम सम थ्योरीज और मॉडल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस कर लिया, वेंडरवाल फोर्सेस डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो नंबर वन थ्योरी ऑफ मेटल्स इज फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सीम मॉडल। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो फर्स्ट थ्योरीज हमने पढ़नी है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सीम मॉडल। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो मेटल होती है उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? ब्राइट लश्यर, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मैरिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मेटल एटम्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखती है दैट आर नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। Now, what is tensile strength? The resistance of a material to breaking under tension. ठीक है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करने के टुवर्ड्स, ठीक है, अंडर ए टेंशन, उसको बोलते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो पहले हम फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? एक तो जो हमारी मेटल्स होती हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। ठीक है, मींस उनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इजी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोडियम मेटल आयन की बात करते हैं, मैग्नीशियम मेटल आयन की बात करते हैं और एल्यूमिनियम मेटल आयन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। जैसे सोडियम के पास 1 होता है, मैग्नीशियम के पास 2 होता है और एल्यूमिनियम के पास 3 होता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद ये खुद जैसे खुद एक ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इस एटम का जो न्यूक्लियाई है प्लस जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स। ठीक है, तो इस तरह से एक मेटल लैटिस में बहुत सारे मेटल एटम्स होते हैं। हर मेटल एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, और खुद जो है उसका न्यूक्लियाई और जितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए उसको हम कर्नल्स बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं वो एज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं उस मेटल लैटिस में। Second property of metal is that metal have large number of empty orbitals. जो metals होते हैं उनके पास large number of empty orbitals होते हैं। For example, lithium, sodium and magnesium. ठीक है, तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 है, तो इसमें 2p ऑर्बिटल्स जो है वो वैकेंट होते हैं। जो सोडियम है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसमें 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट है। मैग्नीशियम में भी जैसे 3s 3p ऑर्बिटल्स वैकेंट है। ठीक है, तो अब वैकेंट ऑर्बिटल होने से फर्क क्या पड़ता है? वैकेंट ऑर्बिटल होने से क्या फर्क पड़ता है? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस आर एम्प्टी। जैसे कि तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज जनरली लेस देन नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, देयरफॉर a large number of orbitals in the valence shell are empty. तो जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं मेटल एटम आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन इन अ मेटेलिक लैटिस। Each kernel in metallic lattice is surrounded by loosely held valence electrons. ठीक है, the valence electrons of each atom are loosely held to its kernel and therefore there is a complete freedom of electrons in the metallic lattice. The valence electrons in metal are thus regarded as mobile electrons. तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। वो जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होता है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होता है और जो उसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम ये पॉजिटिव कर्नल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बड़े वाला होल है इसको हम कर्नल बोल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको हम जो इसने लूज कर दिया है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन वो हमने ये ब्लैक वाले छोटे डॉट से रिप्रेजेंट किया है।
So this is our free electron C model for a metal atom. जैसे अगर हम लिथियम मेटल की बात करेंगे तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s1, तो उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो कर्नल बनेगा वो क्या बनेगा, Li पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ कर्नल्स of lithium atom and valence electron in the metallic lattice is shown in this figure. तो ये जनरल फ्री इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है जो हम किसी भी मेटल के लिए दिखा सकते हैं। The simultaneous force of attraction between the mobile electrons and the positive kernels which binds the metal atoms together is known as metallic bond. तो अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स हैं और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन सारे मेटल एटम्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। Now, how this free electron C model explains some properties of the metal. This is also included in your syllabus. You have to do this. You have to do this explanation also. So, explanation of physical properties of metal. So, how this free electron C model is able to explain the metallic luster of metal. ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करता है, द ब्राइट लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ delocalized mobile electrons. When light falls on the surface of metal, the loosely held electrons absorb photons of light and start oscillating at a frequency equal to that of the incident light. These oscillating electrons become a source of light which emit radiation in the form of light. तो ये जो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं which emit radiations in the form of light. As a result, incident light appears to be reflected from the metal surface and the surface acquires a shining appearance which is known as metallic luster. तो ये जो metallic luster होती है मेटल्स की किस वजह से होती है, जो मेटल्स में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ओसिलेट करने लग जाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे एक हमें शाइन सी दिखती है मेटल के सरफेस पे, ठीक है, इनकी ओसिलेशन की वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से जो मेटल है वो एक लस्टर शो करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जब तुमने इस मेटल के दोनों तरफ तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एक सर्किट अप्लाई किया, तो यहाँ पे मान लो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितने भी इस मेटल में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो है मेटल वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के अंदर इस पूरे मेटल लैटिस, ये पूरा मेटल लैटिस है जिसमें बहुत सारे मेटल एटम्स है और उनके मेटल एटम्स एज कर्नल्स प्रेजेंट है। तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनके फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड था इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी मूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करंट फ्लो करने लग जाएगा फ्रॉम नेगेटिव एंड टू अ पॉजिटिव एंड। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया है। The electrical conductivity of a metal is due to mobile electrons. When a potential difference is applied across the metal sheet, the free mobile electrons in the metallic crystal start moving towards the positive electrode. ठीक है, तो जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब इन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर मूव कर रहे हैं, अब इनको रिप्लेस कौन करेगा, जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो इनको रिप्लेस करेंगे, इनकी जगह लेंगे, क्योंकि हमने ओवरऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन करनी है।
ठीक है। तो अगर यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट इज अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी मींस अगर कोई भी मेटल लैटिस या मेटल एटम हीट कंडक्ट करती है तो उसकी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। So what is the reason behind this thermal conductivity? That is explained by free electron C model. So the thermal conductivity of metals is also due to the presence of mobile electrons. ठीक है। When a part of metal atom is heated, जब हम मेटल के एक पार्ट को हीट करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की उस रीजन में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिस पार्ट पे हम मेटल को हीट करते हैं उस पार्ट पे उसकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब जहां से हमने हीट किया वहां वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो मूव करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले रीजन में जाएंगे। वहां क्या करेंगे, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे और उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो हीट है वो ट्रांसफर हो गया फ्रॉम हॉटर टू कूलर पार्ट्स ऑफ द मेटल। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? जब मेटल्स को हम शीट्स में बीट करते हैं तो उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, और जब मेटल्स को की हम वायर्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, so these properties are exhibited by metals due to non-directional nature of the metallic bond। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मींस हम मेटल्स को शीट्स और वायर्स में कैसे ड्रॉ कर पा रहे हैं, वो मेटल्स के नॉन डायरेक्शनल नेचर की वजह से है। जब हम मेटल पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं बाहर से तो ये जो कर्नल्स हैं ये थोड़े स्लिप आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू द स्लिपेज ऑफ एडजेसेंट लेयर्स ऑफ कर्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर द मेटल लैटिस गेट्स डिफॉर्म्ड। ठीक है, तो जो स्लीपेज है एडजेसेंट लेयर ऑफ कर्नल्स की फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर मींस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब इनकी स्लीपेज हो जाती है, ठीक है, तो जो मेटल लैटिस है वो डिफॉर्म हो जाता है। देयरफॉर द एनवायरनमेंट ऑफ कर्नल्स डज नॉट चेंज एंड रिमेन्स द सेम एज बिफोर। The deforming forces simply moves the kernels from one lattice side to another, जिसकी वजह से पूरा लैटिस डिफॉर्म हो जाता है। इसी वजह से ये जो मेटल्स होती है हमारी वो मेलिएबल और डक्टाइल होती है। So this was our displacement of metal kernels in a metallic lattice. Now fifth property is high tensile strength. जो मेटल्स होती है उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दे आर रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग, मींस वो ब्रेक नहीं होती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स surrounding them. नाउ एज मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, तो मेटल हार्ड होती है, द हार्डनेस ऑफ मेटल इज ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो हमारा मेटेलिक बॉन्ड है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जो मेटल लैटिस है वो हमारा हार्ड होगा, सो देयर विल बी हार्डनेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, एंड दैट इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Now, greater the number of valence electrons for delocalization, stronger is the metallic bond. जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे डीलोकलाइजेशन के लिए उतना स्ट्रॉन्गर जो है मेटेलिक बॉन्ड होगा। साइज ऑफ द कर्नल भी अफेक्ट करता है मेटेलिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ को।
Now, smaller the size of the kernel of the metal atom, greater is the attraction for the delocalized electron. Consequently, stronger is the metallic bond. तो stronger होगा उतना ही ज़्यादा metallic bond. Next theory is valence bond theory of bonding in metal atoms. तो आई होप जो फ्री इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था दैट इज कर्नल्स एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल, ये मेटल एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करती है. तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है दैट वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग. ठीक है, सो दिस थ्योरी ट्रीट्स मेटालिक बॉन्ड बीइंग एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर. ठीक है, तो जो ये थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये बताती है कि जो मेटेलिक बॉन्ड है वो एसेंशियली कोवेलेंट नेचर का होता है. ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बिटवीन एटम्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, However, there is an important difference. अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है. अब जब ये मेटल्स का केस आता है तो ये मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करेगी, तो वो चीज समझने वाली है. क्योंकि मेटल्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि मेटल में एक तो सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे यहाँ पे दिया देयर आर नो सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, there are not sufficient number of valence electrons to form covalent bonds with all the nearest neighbors. उसके पास sufficient number of valence electrons नहीं होते सारे nearest neighbor के साथ covalent bond बनाने के लिए. In other words, the bonding in metals is electron deficient. जो metals के बीच में bonding होगी फिर वो क्या होगी, electron deficient होगी. ठीक है, तो अब उस बॉन्डिंग को फिर इसने कैसे एक्सप्लेन किया तो वो हम आगे देखते हैं लिथियम एटम के केस में. तो लिथियम मेटल है ना, उसका जो मेटल लैटिस होता है, मेटल लैटिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है. ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसमें एक लिथियम एटम तो सेंटर में आएगा और जो 8 लिथियम एटम्स है वो इस क्यूब्स के 8 कॉर्नर्स पे होंगे. तो टोटल इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने लिथियम एटम्स होंगे, 9 लिथियम एटम्स हो गए. ठीक है, तो अब देखो, अब जब एक लिथियम एटम इन 8 लिथियम एटम के साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, टोटल कितने कोवेलेंट बनेंगे, अगर ये सेंटर वाला लिथियम एटम इन सारे लिथियम एटम्स के बीच के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 8 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे. 8 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, 8 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने लिथियम एटम्स हैं, 9, और हर लिथियम के एटम के पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो हमारे पास बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल है, 9. ठीक है, तो हमें चाहिए तो 16 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने इलेक्ट्रॉन है, 9. ठीक है, तो फिर हम इसमें बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे, तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग. ठीक है, तो पॉलिंग सजेस्टेड द आइडिया ऑफ डीलोकलाइज्ड बॉन्ड. तो यहाँ पे पॉलिंग ने डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का आइडिया सजेस्ट किया. ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग के केस में क्या बताया उसने कि डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी. ठीक है, इन्वॉल्विंग बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स एंड द ट्रू स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर. तो जो ट्रू स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड होगी इन सारी स्ट्रक्चर की. For simplicity only 4 lithium atoms are shown. लेकिन यहाँ पे जो हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ नो लिथियम एटम्स दिखाने की बजाय सिर्फ 4 लिथियम एटम्स दिखाए हैं और इन्होंने डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है. So because of the low ionization energy of lithium atom, it can ionize and form ionic structures also. ठीक
है, however this will require the presence of vacant low energy orbitals in other lithium atom to reserve the extra electron. अब हमें पता है लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1, तो उसके पास 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन जा सकता है जो वो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है, और उसकी एनर्जी भी क्या है, लो है। तो यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं लिथियम एटम की। जो इस तरह की बॉन्डिंग होती है, जो ये ऊपर दो स्ट्रक्चर्स में दिखाई गई है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड बॉन्ड, सिंक्रोनाइज्ड और कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, कोवेलेंट और सिंक्रोनाइज्ड बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा लिथियम एटम्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, और एक देखो यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स है वो भी सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में ही हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिथियम लिथियम और लिथियम लिथियम एटम्स हैं, तो ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे Li Li और Li Li, तो इस तरह की बॉन्डिंग बन रही है, इसको कोवेलेंट और सिंक्रोनाइज्ड बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजेशन में बॉन्ड्स का शिफ्टिंग हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर में देखें, तो अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, जब यहाँ पे एक बॉन्ड शिफ्ट होगा तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाले लिथियम पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले लिथियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको हमने यहाँ दिखा दिया, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मीन्स इन्होंने इसको थोड़ा शिफ्ट करके बना दिया, मीन्स मेरा कहने का मतलब है 3 लिथियम एटम होंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, 3 लिथियम एटम होंगे, ठीक है, तो वैसे ही दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अब ये एक लिथियम एटम, जनरली क्या होता है, जो एल्कली मेटल्स होती है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकती है, लेकिन यहाँ पे ये लिथियम एटम 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इस पे एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेस बॉन्ड बना रहा है तो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। यहाँ पे ये बॉन्ड ही नहीं बना रहा तो मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड्स है, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। सिमिलरली हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफी सारी बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मींस इसमें ये होगा, इसका जो बेसिक फॉर्मेट रहेगा उसमें ये रहेगा कि एक लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, 3 लिथियम एटम होंगे जिनके बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और जो सेंटर वाला लिथियम एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग और अनसिंक्रोनाइज्ड बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन में बॉन्ड्स का शिफ्टिंग नहीं हो रहा, अनसिंक्रोनाइज्ड वे में हो रहा है। जो इनका ट्रू स्ट्रक्चर होगा वो इन सारे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब देखो यहाँ पे जो है हमारी जो आयनिक फॉर्म्स हैं और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग हो रही है, ये किसको एक्सप्लेन कर रही है, मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो यहाँ आयंस बन रहे हैं। जब हम इन पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस मेटल लैटिस पे, तो ये आयंस जो होंगे वो मूव करेंगे अपने चार्ज से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी। तो जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटल्स है गिवन बाय पॉलिंग, दैट वाज एबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स वेरी वेल। The valence bond theory explains the bonding between metals. However, this theory provides only qualitative explanation of electrical conductivity of metals.
So next theory we are going to explain about metals is molecular orbital theory of bonding which explain the bonding in metals. तो इसमें क्या है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वैसे पहले भी डिस्कस पढ़ी हुई है 12th क्लास में भी। तो इसमें क्या होता है, जब किसी भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इसका एक रूल है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये लिथियम एटम का केस एक्सप्लेन करें तो अगर लिथियम का मॉलिक्यूल है Li2, उसमें लिथियम के दो एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। तो जैसे अब लिथियम के में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, 1s2 2s1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1। ठीक है, तो अगर उसके 2s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं दोनों लिथियम एटम्स के, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, दो ही जनरेट होंगे, क्योंकि एक 2s एक लिथियम का एटम का होगा, दूसरा 2s दूसरे लिथियम का एटम का होगा। तो जब दो 2s एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, उसमें से एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और अगर तीन लिथियम एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो तीन लिथियम एटम्स के जो हमारे पास 2s ए वो ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तीन बनेंगे। उसमें से एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा और एक नॉन बॉन्डिंग होगा। तो जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में लाई करेगी। सिमिलरली अगर 4 लिथियम एटम्स हैं तो 4 लिथियम एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। तो जब उनके 2s ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, कितने बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 4 बनेंगे, दो बॉन्डिंग बनेंगे, दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है, और अगर n एटम्स ऑफ लिथियम, n इज अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, अगर वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कितने एमओस बनेंगे, n एमओस बनेंगे। मींस जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे लिथियम के उतने ही एमओस बनेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैंड मॉडल फॉर मेटल्स। तो ये दो लिथियम एटम है ना, ये इनके जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो दो लिथियम एटम के दो 2s कंबाइन करेंगे तो दो एमओस बनेंगे, तीन लिथियम एटम के कंबाइन करेंगे तो तीन बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक नॉन बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। और अगर n लिथियम एटम है, ठीक है, अगर 4 हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसमें दो बॉन्डिंग बनेंगे और दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। हमें पता है कि जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। और अगर हम n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स को एक दूसरे से ओवरलैप कराएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ n क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि एक एनर्जी बैंड बनाएंगे। ठीक है, तो काफी सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर n MOs बनेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर 2, 3, 4 and n लिथियम एटम्स। अब इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी होगी कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एनर्जी लेवल्स का देख लेते हैं। द एनर्जी लेवल्स इन अ बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ atoms in the metal. The formation of energy band depends upon the close proximity of large number of atoms. The energy difference between the pure atomic orbitals. Thus, 2s atomic orbital gives rise to one energy band. The 2p atomic orbital also form a band of closely spaced energy levels. तो अगर लिथियम एटम के 2p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उतने ही एमओस बनाएंगे जितने नंबर ऑफ लिथियम एटम कंबाइन करेंगे। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं इन एमओस में किस तरह से होगी। ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जी बैंड्स में जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से होगी। तो जो इनके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एमओस
is very important for a lithium atom. Now the electronic configuration of lithium is 1s to 2s1. ठीक है, the 1s energy band will be completely filled क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, मान लो अगर 2 लिथियम एटम एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. ठीक है, 2 लिथियम एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 होंगे. ठीक है, तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल हो जाएंगे पूरे के पूरे एमओस में. तो 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीटली फिल होंगे ना. जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ से समझो. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स हैं, उनके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो n नंबर ऑफ 1s बनेंगे. ठीक है, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि एक लिथियम एटम में अगर 1s में इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 है, तो n में कितने हो जाएंगे? 2n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ठीक है, तो आधे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, आधे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे. ठीक है, अब n एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं तो n एमओस बनेंगे. उनमें से n/2 तो बॉन्डिंग होंगे, n/2 क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग होंगे. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं इसमें? 2n, क्योंकि एक लिथियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n लिथियम एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2n. तो आधे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाएंगे, आधे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे. ठीक है, तो ये जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल हो जाएगा. ठीक है, तो 1s बैंड तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा. इसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, हम 2s और 2p को डिस्कस करते हैं. तो जैसे लिथियम एटम है, उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में है. ठीक है, तो अगर इसके n एटम्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो n एमओस बनेंगे, आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग. अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास n एटम्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2s के n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो वो सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? हमारे पास बॉन्डिंग में जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में हम क्या कर सकते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा सकते हैं. ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा सकते हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? बॉन्डिंग में जाएंगे. और 2p तो रहेगा ही एम्प्टी, और जो 2s है वो क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा और हाफ एम्प्टी हो जाएगा. तो जो लिथियम एटम है उसका जो हमारे पास बैंड मिलेगा, एनर्जी बैंड, वो किस तरह से होगा? जो 2s है वो हमारा हाफ फिल्ड होगा, जो 2p है वो हमारा एम्प्टी होगा. इनको ऐसे समझने के लिए अलग अलग दिखाया हुआ है, बट जो 2p है उसकी एनर्जी 2s की एनर्जी से ऊपर ही लाई करेगी. ठीक है, तो इस तरह से इसमें एनर्जी इंक्रीज करेगी. तो जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, और जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड से इस बैंड में मूव करते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ सम एनर्जी, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो आई होप ये बैंड स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो लिथियम का अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर बेरिलियम का तो आप और अच्छे से समझ लेंगे. ये बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज ही आप पढ़ लेना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो.